वेलकम है सभी का। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का पहला चैप्टर भोजन के घटक, इसकी हम बात कर रहे थे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसकी हम बात कर रहे थे अपनी पिछली क्लास में। और हमने जो अपना चैप्टर है वो यहाँ तक पढ़ लिया था। आज का जो अपना आगे का पार्ट है वो है संतुलित भोजन क्या है। इससे पहले का जो पार्ट है वो हमने 1 से लेकर 5 जो पार्ट है उनमें पढ़ लिया था। तो आज हम शुरू करते हैं संतुलित भोजन क्या है। यहाँ से हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 और चैप्टर 1 अपना रनिंग में है अभी। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। साधारणतः एक मनुष्य प्रतिदिन कौन कौन वस्तु कितनी कितनी मात्रा में खाए जिससे उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए और वह रोगों से बचा रहकर उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु को प्राप्त करे। मतलब प्रतिदिन व्यक्ति कौन कौन सा फूड और कितनी मात्रा में खाए कि वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को क्या कर सके, पूरा कर सके और उत्तम स्वास्थ्य वो प्राप्त कर सके और उसकी जो आयु है वो लंबी हो। ठीक है। रक्त में क्षारत्व और अम्लत्व की उपस्थिति की दृष्टि से संतुलित भोजन, मोटे हिसाब से संतुलित भोजन, सबसे सस्ता संतुलित भोजन, एक परिश्रमी का संतुलित भोजन और एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए संतुलित भोजन। मतलब ब्लड के अंदर जो बेस और जो एसिड की उपस्थिति है उसकी दृष्टि से जो संतुलित भोजन है वो मोटे हिसाब से संतुलित भोजन, सस्ते हिसाब से मतलब महंगे हिसाब से सस्ते हिसाब से परिश्रमी का संतुलित भोजन और एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए संतुलित भोजन हम अलग अलग मान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि संतुलित भोजन उस भोजन को हम कहेंगे जो हम अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रहण करते हैं और उसमें सभी जो पोषक तत्व है वो एक निश्चित अनुपात में हो। अब इसके बाद है संतुलित आहार की परिभाषा। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जिसमें सभी भोज्य अवयव आवश्यक मात्रा में उपस्थित हो ताकि उनमें उपयुक्त मात्रा में शक्ति प्राप्त होने के साथ शरीर की वृद्धि तथा रख रखाव संबंधी सभी पोषक तत्व प्राप्त हो। मतलब सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा फूड, एक ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक तत्व यानी कि पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं और आहार अनावश्यक रूप से मात्रा में अधिक भी न हो और जो क्वांटिटी है फूड की वो भी एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा न हो। उस आहार को, उस फूड को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं या संतुलित भोजन उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम विद्यार्थियों। अब यहाँ पर संतुलित आहार के जो प्रमुख घटक है उनके बारे में बताया गया। इस पेज पर संतुलित आहार के प्रमुख जो घटक हैं उसके बारे में बताया गया है। संतुलित आहार के प्रमुख घटकों का वर्णन निम्न है। ठीक है। सबसे पहला जो घटक है वो जल इसमें लिखा गया है। ठीक है। जीवन के लिए जल अति आवश्यक है। ठीक है। क्योंकि जीवन जल के बिना संभव नहीं हो सकता। जीवों के शरीर में जल की मात्रा 50% से 85% तक होती है। मतलब जीवों में जल जो है, जीवों में पानी या जल, इसका जो अणु सूत्र है वो H2 होता है। इसकी जो मात्रा है 50% से कितनी होती है? 85% तक अपने शरीर के अंदर क्या होता है? जल होता है, पानी होता है। मनुष्य के शरीर का 70% भार जल के कारण है। ठीक है। और मनुष्य के अंदर जल की जो मात्रा है वो 70% होती है। मतलब अपने भार का, अपने वजन का जो 70% है वो किसके कारण है? जल के कारण है। जल के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या है? जीव द्रव्य का मुख्य अवयव होता है। अपने अंदर जो जीव द्रव्य है, किसी भी जीव का जो जीव द्रव्य है, कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य होता है उसका जो मुख्य अवयव होता है वो जल होता है। पदार्थों का परिवहन, पदार्थों का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? जल के द्वारा। पसीने द्वारा शरीर के तापक्रम को कम करना, अपने शरीर का जो टेम्परेचर है वो पसीने के द्वारा
बाहर निकलकर अपना जो शरीर का ताप है वो नियंत्रित किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। मूत्र द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, समस्थैतिकता बनाए रखना। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जो है वो मूत्र के साथ बाहर निकलते हैं, उसमें भी क्या होता है? जल होता है। नेक्स्ट जो अपने शरीर के लिए संतुलित आहार के जो प्रमुख घटक हैं उसमें से दूसरा जो नाम है वो है खनिज लवण। यानी कि खनिज लवण का मतलब इसके अंदर हो गया मिनरल्स। मिनरल्स जो है अब वो दूसरा पार्ट है, इसको हम यहां पर पढ़ेंगे अब। ठीक है, मिनरल्स के बारे में ये लिखा गया कि यह शरीर में कार्बनिक व अकार्बनिक अणुओं एवं आयनों के रूप में होते हैं। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं वो कार्बनिक अणु भी हो सकते हैं और या फिर वो अकार्बनिक अणु भी हो सकते हैं। कार्बनिक या फिर अकार्बनिक या फिर आयनों के रूप में, आयन के रूप में जो है मिनरल्स अपने शरीर में होते हैं। शरीर में पाए जाने वाले मुख्य खनिज लवण, मुख्य रूप से जो खनिज लवण हमारे शरीर में पाए जाते हैं उनमें से सबसे पहले यहाँ पर है कैल्शियम का Ca प्रतीक होता है। फास्फोरस के साथ मिलकर हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, फास्फोरस को P से लिखते हैं। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर हड्डियों और दांतों के निर्माण में क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं। मतलब अपने शरीर की जो बोन होती है, हड्डियां होती है, बोन्स, और जो टीथ होते हैं उनका जो निर्माण है वो किससे होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। फास्फोरस कोशिका कला की संरचना हेतु फास्फोलिपिड का निर्माण। ठीक है, सोडियम तथा पोटेशियम इनका जो कार्य है कोशिका के अंदर तरल की मात्रा को नियंत्रित करना। किसी भी सेल के अंदर जो तरल जितना भी है उस तरल को कंट्रोल करने का जो काम है वो कौन कौन करता है? सोडियम व पोटेशियम करते हैं। सोडियम को Na से लिखते हैं और पोटेशियम को K से लिखते हैं। ठीक है, समझ गए सभी विद्यार्थी इस बात को? फास्फोरस का कार्य कोशिका कला की संरचना हेतु फास्फोलिपिड का निर्माण। ठीक है, फास्फोलिपिड का जो निर्माण है वो फास्फोरस के द्वारा होता है। कैल्शियम का कार्य हड्डियों और दांतों के निर्माण में। सोडियम और पोटेशियम का जो कार्य है कोशिका के अंदर जो लिक्विड है उसकी मात्रा को नियंत्रित करना। क्लोरीन Cl से इसको लिखते हैं। पाचन रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है। ठीक है, तो क्लोरीन से ही HCl का निर्माण होता है जो पाचन क्रिया के लिए बेहद आवश्यक है। लोहा, आयरन को Fe से लिखते हैं। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, हीमोग्लोबिन का प्रमुख गठन। ठीक है, जो अपने शरीर का जो Hb होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसका जो प्रमुख भाग है उसमें कौन होता है? लोहा होता है। आयरन जो है उसका मुख्य भाग होता है। इसके बाद है आयोडीन, थायरोक्सिन हार्मोन। अपने शरीर के अंदर से जो थायरोक्सिन, अपने शरीर में जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसका जो मुख्य अवयव है, थायरोक्सिन हार्मोन का जो मुख्य अवयव है वो कौन होता है? आयोडीन होता है। ठीक है, और उपापचय पर नियंत्रण, इसकी सहायता से जो उपापचय क्रिया होती है उनको भी नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो आयोडीन का जो कार्य है वो थायरोक्सिन हार्मोन का ये प्रमुख भाग है। ठीक है, उपापचय पर नियंत्रण भी इसके द्वारा किया जाता है। मैग्नीज का जो कार्य है वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण, जो वसीय अम्ल होते हैं, वसीय अम्ल मतलब लिपिड एसिड जो होते हैं उनका ऑक्सीकरण। और मोलिब्डेनम, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, मोलिब्डेनम यहाँ पर नाम होना चाहिए, मोलिब्डेनम। नाइट्रोजन द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो कार्य है वो मोलिब्डेनम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है जल और खनिज लवण के बाद वो है कार्बोहाइड्रेट। रासायनिक रूप से ये जल योजित कार्बनिक यौगिक या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन्स होते हैं। ठीक है, ये कार्बनिक यौगिक भी हो सकते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं, या फिर ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड।
या फिर ये कीटोन समूह के भी हो सकते हैं, कीटोन भी ये हो सकते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा वाले यौगिक भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो नाम है एक प्रकार से शर्करा ही है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, इस प्रकार से जो सभी शर्कराएं हैं वो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आती है। भोजन में ये घुलनशील शर्कराओं तथा अघुलनशील स्टार्च के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपने शरीर में दो प्रकार से पाए जाते हैं, या तो भोजन में घुलनशील जो शर्करा है, ठीक है, उसके अंदर होते हैं, या फिर ये अघुलनशील स्टार्च, जैसे स्टार्च या मंड यहां पर लिखा हुआ है, मंड के रूप में होते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट दो रूप के अंदर, दो रूपों में हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कौन से दो रूप में होते हैं? एक तो ये हो सकते हैं अपने अंदर भोजन में घुलनशील शर्करा के रूप में। कार्बोहाइड्रेट भोजन में घुलनशील शर्करा के रूप में हो सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज एक शर्करा है, एक कार्बोहाइड्रेट है। या फिर ये मंड के रूप में होते हैं, मंड यानी कि स्टार्च जिसको हम कहते हैं, मंड यानी कि स्टार्च इसको कहते हैं। जैसे चावल है, चावल को हम पानी में डालकर उबाल लेते हैं, तो अब चावल को निकालने के बाद जो शेष पानी पीछे बचा हुआ है, चिपचिपा सा जो पदार्थ पानी बचा हुआ है, उसको हम मंड या स्टार्च कहते हैं। ठीक है। शर्कराओं तथा अघुलनशील मंड के रूप में होते हैं। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा उत्पादन के काम आते हैं। शरीर की जो एनर्जी है वो किसके कारण होती है? कार्बोहाइड्रेट के कारण होती है। और कार्बोहाइड्रेट के जो कार्य हैं, यह जीवों में मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट ही जीवों की ऊर्जा का स्रोत होता है। श्वसन के समय ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब हम श्वास लेते हैं, जब जीव श्वास लेते हैं, तो ग्लूकोज टूटती है। ग्लूकोज के टूटने से जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। अनेक जंतुओं में रुधिर ग्लूकोज की रुधिर शर्करा के रूप में होती है। ठीक है। जो ब्लड शुगर है, ठीक है, ब्लड शुगर जिसको हम कहते हैं, जंतुओं में रुधिर में ग्लूकोज ही किसका काम करता है? रुधिर शर्करा। कोशिकाएं इसे ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है। स्तन ग्रंथियों में ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज दूध की लैक्टोज शर्करा बनाते हैं। ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर दूध की शर्करा जिसको कहते हैं लैक्टोज का निर्माण कौन करता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज करते हैं, और इसी से दूध की शर्करा का निर्माण होता है। और दूध की शर्करा कौन सी होती है? सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, लैक्टोज को हम दूध की शर्करा कहते हैं। लैक्टोज का निर्माण कौन करता है? लैक्टोज का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? लैक्टोज का निर्माण ग्लूकोज और गैलेक्टोज के द्वारा होता है। फिर हम बात करते हैं मंड और ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट। मंड यानी कि स्टार्च, मंड व ग्लाइकोजन, ठीक है, के रूप में कार्बोहाइड्रेट का शरीर में संग्रह किया जाता है। इसे संचित ईंधन कहते हैं। स्टार्च प्लस ग्लाइकोजन, ठीक है, ये दोनों जो कार्बोहाइड्रेट है इसे हम क्या कहते हैं? संचित ईंधन कहते हैं। इसके बाद चौथा जो पार्ट है पोषक तत्वों का वो है वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। मतलब वसा के अंदर क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही तीन चीजें किस में होती है? कार्बोहाइड्रेट में भी यही होता है, ध्यान रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, किंतु इसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम होती है। यहाँ वसा में जो ऑक्सीजन है, वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। किसकी तुलना में? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। वसा के अंदर जो ऑक्सीजन के अणु होते हैं वो संख्यात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होते हैं।
तीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वसा में होते हैं, फैट में होते हैं, और ये तीनों ही किस में होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। परंतु वसा में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन का महत्वपूर्ण घटक है जो वसा है, फैट है। ये शरीर को क्या करते हैं? एनर्जी प्रदान करते हैं और भोजन का महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ये जीवधारियों में संचित ऊर्जा के स्रोत के रूप में त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक की कोशिकाओं में संचित रहते हैं। वसा कहाँ होती है? वसा होती है एडिपोज ऊतक, एडिपोज ऊतक स्किन के नीचे के भाग में। ये एडिपोज ऊतक जो है वो स्किन के नीचे के भाग में होते हैं। इनकी कोशिकाओं में कौन संचित रहता है? वसा यानी कि फैट। अपने शरीर की जो स्किन होती है इसके नीचे के भाग में एडिपोज टिश्यूज होते हैं, इसमें फैट संचित रहती है। यहां पर रहकर ये ताप अवरोधक का कार्य करते हैं और ठंड से बचाते हैं। इस हिस्से पर जब ये एडिपोज में फैट जमा रहेगी तो अपने शरीर को ये ठंड से बचाएंगे, ताप अवरोध का ये कार्य करेंगे। ठीक है। विटामिन ए, डी तथा ई के लिए विलायक का कार्य करते हैं। जो फैट होते हैं वो विटामिन ए के लिए, डी के लिए और ई के लिए ये किसका काम करते हैं? विलायक का। मतलब ये तीनों जो विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, विटामिन डी भी वसा में घुलनशील होता है, और विटामिन ई ये भी वसा में घुलनशील होते हैं। क्योंकि विटामिन दो प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, और एक ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये जो विटामिन हमने यहाँ लिखे हैं ए, डी और ई, इनको हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रोटीन की। नेक्स्ट पांचवें जो पोषक तत्व हैं वो है प्रोटीन। प्रोटीन अधिक आणविक भार वाले अत्यधिक जटिल रासायनिक यौगिक होते हैं। इनका आणविक भार अधिक होता है। प्रोटीन का जो अणु भार है, आणविक भार है, वो कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है। और अत्यधिक जटिल रासायनिक यौगिक होते हैं। ये जीवधारियों में उनके शरीर में मुख्य घटक के रूप में पाए जाते हैं। किसी भी जीवधारी के शरीर का जो मुख्य घटक है वो कौन होता है? प्रोटीन होता है। जीवों के शरीर का मुख्य घटक प्रोटीन। जीवों के शरीर का मुख्य घटक किसको मानते हैं? प्रोटीन को ही मानते हैं। ठीक है। ये कोशिकाओं के घटकों का संरचनात्मक ढांचा बनाते हैं। ठीक है। कोशिका के जो घटक होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चरल जो ढांचा है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रोटीन के द्वारा बनाया जाता है। तथा जीव द्रव्य में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ठोस पदार्थ है। जीव द्रव्य के अंदर सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाए जाने वाला ठोस पदार्थ है वो कौन है? प्रोटीन है। ये शरीर का 14% प्रोटीन होते हैं। शरीर का जो 14% हिस्सा है वो कौन है? शरीर का 14% हिस्सा किसी भी जीव के 14% भाग, शरीर का 14% भाग कौन होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है। प्रोटीन के कार्यों की हम बात करते हैं अब। ठीक है। प्रोटीन एंजाइम के रूप में भी कार्य करते हैं। एंजाइम जो होते हैं उनके रूप में भी इनका कार्य होता है। ठीक है। एंजाइम के रूप में, हार्मोन के रूप में। ठीक है। ये इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं। ये बाह्य पदार्थ के प्रभाव को समाप्त करते हैं। बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने देते। रुधिर में पाए जाने वाले थ्रोम्बिन तथा लिब्रिंगोन प्रोटीन चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है। लिब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन जो है ना, थ्रोम्बिन और लिब्रिनोजेन प्रोटीन चोट लगने पर शरीर के अंदर जो थक्का बनाते हैं। ठीक है। ये नाम थोड़े से ध्यान रखना है। ठीक है। थ्रोम्बिन और लिब्रिनोजेन ये शरीर प्रोटीन, ये जो है प्रोटीन, ये शरीर पर जब चोट लगती है तो जो ब्लड का
थक्का बनता है उसको बनाने में सहायक होते हैं। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन का कार्य। कुछ प्रोटीन कुछ विशिष्ट प्रकार के अणुओं से जुड़कर रुधिर तथा उसके परिवहन में सहायक होते हैं। प्रोटीन कुछ अन्य अणुओं से जुड़कर क्या करते हैं, ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट का कार्य भी करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर ऊतकों में पहुंचता है, कि जो हीमोग्लोबिन है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर कहां पर जाता है, टिश्यूज तक पहुंचाता है वो। ठीक है, इसके बाद भोजन संतुलित आहार कैसा हो। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है कि संतुलित आहार किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, संतुलित आहार में क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए ये हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। संतुलित आहार में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्वों की मात्राएं शामिल होनी चाहिए। मतलब इंडिविजुअली किसी व्यक्ति के लिए कितने पोषक तत्व होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि जो अलग अलग लिंग, अलग अलग जो आयु वर्ग है, उन सब के लिए पोषक तत्वों की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग चाहिए। इसलिए किसी व्यक्ति के शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार भोजन के अंदर पोषक तत्व सम्मिलित होने चाहिए। उसमें सभी पोषक तत्वों को स्थान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पोषक तत्व वहां पर एब्सेंट हो, सभी पोषक तत्व संतुलित आहार में होने चाहिए। संतुलित आहार ऐसा होना चाहिए कि विशेष पोषक तत्व साथ साथ हों, जैसे प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आदि। ठीक है, प्रोटीन और वसा जो है वो साथ होने चाहिए, या फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट साथ में होने चाहिए। उस आहार में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होने चाहिए। अनुपात जो है बैलेंस्ड होना चाहिए। कम ज्यादा अनुपात भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आहार उचित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए। शरीर में एकत्रित होने वाले पोषक तत्वों की मात्रा आहार में अधिक होनी चाहिए। ठीक है, शरीर में जो इकट्ठे हो सकते हैं, जो शरीर के अंदर स्टोर हो सकते हैं, ऐसे पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। संतुलित आहार में सभी भोज्य समूहों से भोज्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। जो अलग अलग फूड ग्रुप होते हैं उन सब से ही भोजन लिया जाना चाहिए। आहार आकर्षक होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, स्वादिष्ट और रुचिकर होना चाहिए, ताकि खाने में उसको आनंद आए। ठीक है, अगर स्वादिष्ट नहीं होगा तो उसको खा पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर उसमें दुर्गंध आएगी तब भी हम उसको नहीं खा पाएंगे। तो जो आहार है वो आकर्षक, सुगंधित होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए और रुचिकर होना चाहिए। इसके बाद है संतुलित आहार का महत्व। संतुलित आहार का जो महत्व है वो क्या है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। संतुलित आहार का महत्व, संतुलित आहार के बारे में जानना और स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेना कितना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार के महत्व को आप निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, पहली जो इंपॉर्टेंस है, शरीर को पोषण तत्व प्रदान करना। ठीक है, क्योंकि संतुलित आहार के कारण शरीर को सभी आवश्यक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण तथा जल पर्याप्त और जो उचित मात्रा में है वो प्राप्त होता है। दूसरा इसमें लिखा है अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में जो शरीर को अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करता। ठीक है, अपर्याप्त अगर हमें भोजन मिलता है, ठीक है, कभी भी किसी भी समय अगर हमें शरीर को अपर्याप्त भोजन मिला तो शरीर को अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करने का जो कार्य है वो कौन करता है, संतुलित आहार ही करता है। क्योंकि संतुलित आहार में पोषक तत्व अतिरिक्त मात्रा में भी उपलब्ध रहते हैं। और कुछ ऐसा इसलिए ताकि जब कभी भोजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो सके तो शरीर को इससे किसी भी प्रकार की क्षति न हो, या जो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है वो शरीर को मिलती रहे। इसलिए अतिरिक्त मात्रा में जो पोषक तत्व है वो भी हमें शरीर को मिलते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद शरीर के निर्माण एवं बुद्धि। ठीक है, शरीर निर्माण में और जो बुद्धि है अपनी, उस बुद्धि के लिए भी संतुलित आहार आवश्यक होता है। शरीर निर्माण एवं बुद्धि हेतु आवश्यक। ठीक है, देखिए
शरीर संवर्धन, शरीर का जो मजबूत है, शरीर का जो विकास की दृष्टि से सभी संतुलित आहार अत्यंत महत्व है। सभी के लिए जो संतुलित आहार है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आहार के संतुलित होने पर ही शरीर का ठीक ढंग से निर्माण तथा उम्र के अनुसार सही शारीरिक विकास होता है। तो अपने शरीर के निर्माण में और अपनी बुद्धि के विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए जो संतुलित आहार है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद चौथा जो इसमें कारण लिखा है, शारीरिक क्रियाओं का सुचारू संचालन। ठीक है, शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं होती है, जिस प्रकार किसी विद्युत उपकरण को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर की समस्त गतिविधियां ठीक चलती रहे, इसके लिए पर्याप्त ऊर्जा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? संतुलित आहार से प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट है शरीर की सुरक्षा के लिए। देखिए, यदि हमारा जो आहार है वो संतुलित होता है तो इससे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास होता है। अतः रोगों से शरीर की सुरक्षा की दृष्टि से भी संतुलित आहार का होना बहुत आवश्यक होता है, इसका विशेष महत्व होता है। इसके बाद है धातु निर्माण हेतु आवश्यक। देखिए, सप्त धातुओं जैसे रस हो गया, रक्त हो गया, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ठीक है, ये जो 7 होते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनको हम सप्त धातु कहते हैं। ठीक है, रस, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, इनके लिए पोषक तत्व का आहार में होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तभी इनकी जो ग्रोथ है अपने शरीर के अंदर होती है। इसके बाद है इसमें शक्ति और ऊर्जा के निर्माण हेतु। देखिए, शक्ति और ऊर्जा के निर्माण हेतु भी संतुलित आहार जो है वो बेहद जरूरी होता है। ठीक है, शरीर हमारा कैसा होना चाहिए? बलवान होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, और ये तभी बनेगा जब हम आहार संतुलित लेते हैं। अतः ऊर्जा के निर्माण की दृष्टि से जो संतुलित आहार है वो बेहद आवश्यक है। इसके बाद है समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से, समग्र मतलब कंप्लीट जो स्वास्थ्य हेल्थ है उसकी दृष्टि से भी संतुलित आहार जो है वो लेना बेहद जरूरी है। ठीक है, कि आहार का संबंध केवल हमारे शरीर से नहीं होता है, ये हमारे मन से, भावनाओं से, यहाँ तक कि हमारी जो आत्मा है उस पर भी आहार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ठीक है, क्योंकि आहार का सूक्ष्म प्रभाव भी होता है जो हमारे आंतरिक रूप से हमें क्या करता है? प्रभावित करता है। अभावजन्य रोग। ठीक है, अगर अभाव होता है तो अभाव में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं वो हम चर्चा इसमें करेंगे। देखिए, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों या पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं। अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है और उसके अभाव में हमें कुछ रोग हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में क्या करता है कि वो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा अगर हमारे शरीर में पर्याप्त रूप से नहीं जाती है तो प्रोटीन की कमी से शरीर में रोग लग सकते हैं। जैसे अपने शरीर की जो वृद्धि है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, शरीर का जो विकास है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चेहरे पर जो स्वेलिंग आती है, कई बालकों में हमने देखा होगा कि उनके चेहरे पर सूजन रहती है। ठीक है, बालों का जो रंग है वो ब्लैक नहीं होता है, उड़ जाता है। त्वचा की बीमारियां और पेचिस इत्यादि जो रोग हैं वो हो सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ अभावजन्य रोग थे जो संतुलित आहार के नहीं लेने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो ये अपना क्लास 6 का जो पहला चैप्टर था, भोजन के घटक, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो प्रश्न उत्तर है वो करेंगे। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।